नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम टारगेट प्रीलिम्स 2022 इस वीडियो पर डिस्कशन करेंगे, जिसके तहत हम करीब 17-18 टॉपिक्स को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जिन पर हम प्रीलिम्स के काफ़ी इश्यूज़ को कवर कर चुके हैं, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पोलावट्टा मछली। देखिए, जो केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान है, उन्होंने मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है, जो कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करती है? केरांगिड स्पीसीज से। इसका टेक्निकल नेम केरांगिड ही है, लेकिन इसको पोलावट्टा कहा जाता है। देखिए, क्या ये ऐसा है कि पहली स्पीसीज मिली है? तो जी नहीं। समुद्री क्षेत्र जो भारत का है उसमें करीब 60 प्रकार की स्पीसीज पोलावट्टा से रिलेटेड ऑलरेडी मिली हुई हैं, लेकिन उन 60 में से केवल 4 मछलियों को ही क्वीन फिश का दर्जा मिला हुआ है। ये स्पीसीज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पोलावट्टा को अभी 5वीं रानी मछली का जो है दर्जा दिया गया है, यानी कि जो नई खोज है ये 5th क्वीन फिश की खोज है। इसके अगर IUCN स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है, यानी कि ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कोडियाल थेरू रथ महोत्सव। देखिए, मैंगलोर का जो वेंकटरमण मंदिर है उसमें हर साल इस महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। इस महोत्सव में जो वेंकटरमण मंदिर है, इसके सामने लकड़ी के नक्काशीदार रथ जो हैं उनकी यात्रा को सेलिब्रेट किया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत घंटियों की गड़गड़ाहट से होती है और इस महोत्सव का समापन होली की शुरुआत के साथ होता है, यानी कि एक काफ़ी लंबा सेलिब्रेशन इसके तहत चलता है। आपको देखिए, ये जो मैंगलोर का वेंकटरमण मंदिर है इसमें कोडियाल थेरू रथ महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, इतनी याद रखनी है। ठीक है, कई बार आर्ट एंड कल्चर में मैच द फॉलोइंग में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए, गरुड़ ध्वज भी इसमें साथ में फहराया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, परम परवेग सुपर कंप्यूटर। देखिए, जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है उसमें भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम परम परवेग है, इसको स्टैब्लिश किया गया है। अगर हम बात करें कि इसका विकास किस योजना के तहत हुआ है, तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको डेवलप किया गया है। अगर इसकी डिज़ाइनिंग की बात करें तो सीडेक के द्वारा, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत इसके अधिकांश घटकों का निर्माण और इसको असेंबल जो है किया गया है। तो अगर मेक इन इंडिया पर कभी आपको कोई एग्जाम्पल देना पड़े तो आप परम परवेग सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा? तो जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर ये काम करेगा। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए, देखिए सुपर कंप्यूटर्स की जो क्षमता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, इनकी जो कंप्यूटेशन करने की पावर होती है, उसको पेटाफ्लॉप्स में नापा जाता है। जिस सुपर कंप्यूटर का जितना ज़्यादा पेटाफ्लॉप्स में स्पीड होगी वो उतना ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर होता है। हालांकि भारत अभी अमेरिका या चीन, जापान के सामने बहुत आगे तो नहीं बढ़ पाया है, लेकिन फिर भी हम इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इस पर्टिकुलर परम परवेग सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो इसकी जो स्पीड है वो 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। इसको जो कार्यान्वित और संचालित किया जा रहा है, तो जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साथ में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, इनके द्वारा जो है इसका संचालन किया जा रहा है। अगर भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उसका नाम परम शिवाय था, जो अभी BHU वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ये देखिए, इसका एक लोगो आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है एनीमिया मुक्त भारत। अभी जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं उन्होंने एनीमिया मुक्त भारत पर एक रणनीति के बारे में जानकारी साझा की है। देखिए, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, 2018 से ही इस पर काम किया जा रहा है। अभी ये न्यूज़ इसमें इसलिए है क्योंकि मंत्री जी ने अभी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मीडिया में दी है, या पब्लिक डोमेन में आप कह सकते हैं। देखिए, इसमें 6
6x6x की रणनीति को फॉलो किया जाता है। अगर प्रीलिम्स में कभी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि 6x6x ये स्ट्रैटेजी किस रणनीति का एक पार्ट है, तो आप एनीमिया मुक्त भारत को आंसर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 6 जो व्यक्ति हैं उनको लक्षित करके उनमें 6 प्रकार से दखल देंगे और उनकी बेनिफिट के लिए, उनकी भलाई के लिए जो 6 संस्थागत तंत्र होंगे वो काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आइए, 6 लक्षित लाभार्थियों को 6 हस्तक्षेप और रणनीति को लागू हेतु सभी हितधारकों के लिए 6 संस्थागत तंत्र शामिल है। आपको याद ये रखना है कि ये बिलोंग किससे करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो देखिए एनीमिया क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति जिसमें जो हमारे शरीर के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनकी संख्या कम हो जाए या फिर इनकी ऑक्सीजन को वहन करने की कैपेसिटी कम हो जाए तो एनीमिया की स्थिति हो जाती है। देखिए जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका प्राइमरी काम होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना। यही ऑक्सीजन हमारे माइंड में जाती है और हम एक एक्टिव लाइफ जो है सेलिब्रेट कर पाते हैं। अगर ये रेड ब्लड सेल्स नंबर में कम हो जाएं या फिर इनकी कैपेबिलिटी ऑक्सीजन को इधर उधर ले जाने की कम हो जाए तो हम एनीमिया से पीड़ित हो जाते हैं। ये एक प्रकार से कुपोषण की स्थिति होती है और व्यक्तित्व के विकास को ये बाधित करता है। अगर इसके मुख्य लक्षण की बात की जाए तो लौह तत्व की कमी जो है एनीमिया का एक बड़ा सिम्टम सामने आता है। इसके अलावा फोलेट, विटामिन B12, विटामिन ए की कमी, लंबे समय से जलन या सूजन, परजीवी संक्रमण और जेनेटिक्स भी जो है एनीमिया के होने का कारण हो सकते हैं। देखिए अगर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 की बात की जाए तो ये बताता है कि भारत के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आधे से अधिक बच्चे और महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं। भारत में देखिए जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी किया जाता है तो वो सर्वे भी ये बात स्वीकार करता है कि एनीमिया की स्थिति भारत में गंभीर है। इसके बाद अगर WHO ने इसकी क्या एक टेक्निकल डेफिनेशन दी है इस पर बात करें तो देखिए जो रिप्रोडक्शन एज की महिलाएं होती हैं उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, जब आप ब्लड टेस्ट के लिए देते हैं तो वहाँ पे एक रिपोर्ट में आता है ना कि आपका हीमोग्लोबिन इतना है, तो जो रिप्रोडक्शन एज की महिलाएं हैं उनके अंदर वो हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो अगर 12 ग्राम पर DL है यानी कि डेसीलीटर है, या फिर अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम पर DL से कम है उनको जो है एनीमिक माना जाता है। तो रिप्रोडक्शन एज वाली महिलाओं के लिए अलग लिमिट है, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए अलग लिमिट है। इसके बाद देखिए वापस से इस रणनीति पर आते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। एक तो आपको जो फॉलिक एसिड है इसका सप्लीमेंट दिया जाएगा, जैसे आंगनवाड़ी वगैरह के तहत जो है आपको इसकी सप्लाई की जाती है। इसके अलावा आयरन के जो है सप्लीमेंट्स आपको दिए जाएंगे। फिर स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली और मातृ शिशु ट्रैकिंग प्रणाली, इन्हीं आंगनवाड़ी प्लेटफॉर्म्स वगैरह के जरिए और भी बहुत सारे तरीक़ों से जो माता है और शिशु है उनकी ट्रैकिंग की जाएगी, उनके एनीमिया लेवल के हिसाब से फिर उनकी जो है हेल्प की जाएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की एक यूनिवर्सल जाँच की जाएगी और इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान भी चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके दूसरे चरण पर इन दोनों देशों के बीच समझौता एक हुआ है। देखिए जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसका पहला चरण पूरा हो चुका है। जो दूसरा चरण है वो विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर ज़्यादा एम्फोसिस करता है। वहाँ इस तरह के जोन्स को डेवलप करना, औद्योगिकीकरण करना, इस पर ज़्यादा फोकस ये करता है। भारत के लिए चिंता की स्थिति क्यों है ये भी हम समझेंगे। अभी देखिए ये जो कॉरिडोर है ये चाइना के कशागार वाला जो प्रांत है उससे लेके भारत के
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए, इस्लामाबाद से होते हुए, ठीक है, ये जो है यहाँ पर जाता हुआ जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट का निर्माण चाइना के द्वारा किया जा रहा है वहाँ तक पहुँचता है। इसका मतलब ये चीन की जो पहुँच है वो कहाँ तक, हिंद महासागर तक कर देता है। ठीक है, तो एक तरीके से चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली सोच विचार के इस पे काम कर रहा है। भारत के लिए चिंताजनक क्यों है? पहला कि देखिए जो ईरान में भारत चाबार पोर्ट को डेवलप कर रहा है उसी के पास में एक ग्वादर पोर्ट पड़ती है और हिंद महासागर में चीन अपनी उपस्थिति इसके जरिए बढ़ा रहा है। दूसरा जो कि ज़्यादा बड़ा रीज़न है इसका अपोज करने का वो ये कि ये जो जाता है ये पाक अधिकृत जो कश्मीर है इससे होके जाता है जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन भारत के बिना परमिशन के पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर डेवलप के कार्य जो है किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ये उत्तर पश्चिमी झिंजियांग का उइगर स्वायत्त क्षेत्र जो है चीन का, वहाँ से होके पाकिस्तान का जो पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है उसको जोड़ने वाला एक बुनियादी ढांचा है, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया, और ये 3000 किलोमीटर लंबा एक मार्ग है। पीओके भी इसके एरिया में आता है। इसके अलावा देखिए जो ग्वादर बंदरगाह से मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुंचने का मार्ग जो है सुनिश्चित कर देगा और चीन हिंद महासागर तक पहुंच प्राप्त कर लेगा। ये जो CPEC है ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की तरफ से 2013 में लाया गया था और इसका जो उद्देश्य है वो दक्षिण पूर्व एशिया, ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया, फिर मध्य एशिया, फिर खाड़ी वाला क्षेत्र, अफ्रीका और फिर यूरोप, यानी कि पृथ्वी के इस छोर से पृथ्वी के लगभग इस छोर तक के पूरे रूट्स को जो है भूमि और समुद्री मार्गों के एक नेटवर्क के द्वारा जोड़ने का विजन इसमें जो है चीन ने रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम। देखिए 21-22 में भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम को जारी रखने के लिए 1700 करोड़ रुपए जो हैं अनुमोदित किए गए हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये मिशन कोई नया आया है, ये मिशन पहले से ही एक्चुअली चल रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ है उसी को निरंतरता देने के लिए इस मिशन की समयावधि को बढ़ाया गया है और उसके लिए फंड जो है लॉन्च किए गए हैं। और ये कब तक कर दिया है? मार्च 2026 तक। ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, यानी कि केंद्रीय क्षेत्र की ये एक परियोजना है। नेक्स्ट देखिए इसका उद्देश्य क्या होगा, तो नाम से पता चल जाता है, चमड़ा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास करना, पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना, क्योंकि चमड़ा वाला जो एरिया है ये पॉल्यूशन को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, ऐसा सेक्टर माना जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लेके आना, रोजगार का सृजन करना। ठीक है, इसके बाद देखिए इस कार्यक्रम के तहत कुछ सब स्कीम्स चल रही हैं, जिसमें से पहली है सतत प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का संवर्धन, चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास, संस्थागत सुविधाओं की स्थापना, ठीक है, मेगा चमड़े के जूते और सहायक उपकरण क्लस्टर का विकास, ब्रांड का प्रचार। एक बहुत इंपॉर्टेंट सब स्कीम जो है, जो आपको ध्यान भी रखनी है, वो है डिज़ाइन स्टूडियो का विकास। अगर कभी भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाए कि जो डिज़ाइन स्टूडियो की डेवलपमेंट हो रही है ये किस मिशन के तहत हो रही है, तो आपने ध्यान रखना है ये चमड़ा मिशन के तहत हो रही है। 100 करोड़ रुपए जो हैं इसके लिए दिए गए हैं। इसमें क्या होगा, ये देखिए निर्यात संबंधों को बढ़ावा देगी और क्रेता विक्रेता को एक प्लेटफॉर्म देगी जहाँ पर वो मिल सके अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को डिज़नी के लिए, और साथ में व्यापार मेलों को में जो है प्रदर्शित करने के लिए एक इंटरफेस जो है प्रदान करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि चमड़ा उद्योग का हमारे भारत देश के लिए क्या एक तरीके से योगदान है, क्यों ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये एक रोजगार प्रधान यानी कि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव जो है सेक्टर है। ठीक है, जहाँ पे जो समाज के कमज़ोर वर्ग है, करीब 4 मिलियन से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है।
चमड़ा उद्योग में लगभग 30% हिस्सेदारी महिलाओं की है। अगर भारत के चमड़ा उद्योग में एक एज की बात की जाए तो 35 वर्ष से कम आयु के 55% कार्यबल के साथ ये युवा कार्यबल वाला एक सेक्टर है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो भारतीय चमड़ा उत्पाद हैं उनके प्रमुख मार्केट की बात की जाए, कहाँ हम ये सामान ज़्यादा बेचते हैं, तो ये है यूएसए, जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस, स्पेन, ठीक है, नीदरलैंड, यूएई आदि। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि एक कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क यानी कि एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, इसकी बाजार रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। पहले तो हम ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है इसको समझते हैं। देखिए ये क्या है, जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसी का एक सब पार्ट है। इस न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, जो हमारा दिमाग है वो किस तरीके से काम करता है, न्यूरॉन पे बेस्ड होके ना, न्यूरॉन ही आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, बॉन्ड होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं और हम जो है एक एक्टिव लाइफ जो है जी पाते हैं। इसी न्यूरॉन नेटवर्क को रेप्लिकेट किया जाता है यहाँ पे। इस टेक्नोलॉजी में दिमाग की तरह खुद से कार्य करना मशीन को सिखाया जाता है। इसके तहत क्या होता है, वैज्ञानिक इसको कुछ इनपुट्स वाला बहुत सारा डाटा देते हैं और बाद में मशीन को ये सिखाया जाता है आउटपुट भी देके कि अगर ऐसी इनपुट दी जाए तो आउटपुट कुछ ऐसा आता है। और धीरे धीरे करके जो है ये नेटवर्क अपने आप में लर्निंग कैपेसिटी को जनरेट कर लेता है। इसका एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जो मानव चेहरे हैं उनका निर्माण इस नेटवर्क के द्वारा किया गया है। ठीक है, वापस आते हैं कि अभी ये जो रिपोर्ट आई है ये क्या है। देखिए ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये एक सूचना बैंक, इंफॉर्मेशन बैंक के रूप में कार्य करता है। ये क्या बताता है कि भाई किसी बाजार की शुरुआत से लेके एक आने वाले टाइम तक ये कितना ग्रोथ करेगा। देखिए कभी स्थापित हुआ होगा कोई मार्केट और आज की डेट तक उसकी एक हिस्ट्री रही होगी, ये एक इनपुट हो गई। अब ये आगे कैसे काम करेगा, ये आउटपुट हो गई। तो इस न्यूरल नेटवर्क में ये वाली इनपुट देके ये प्रेडिक्शन करवाया जाता है, ये भविष्यवाणी करवाई जाती है कि आने वाले टाइम में बाजार कैसे ग्रोथ करेगा। और ये जो रिपोर्ट है इसने यही बताया कि 2021 से 28 तक ये जो A&M बाजार है ये काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेगा। यहाँ पे देखिए ये इनपुट लेयर है, फिर ये हिडन लेयर है जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और फिर आपको एक आउटपुट मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कि अब ये कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क क्या है। मैंने आपको बताया कि मशीन लर्निंग का ही एक सब टाइप है। मशीन लर्निंग इटसेल्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब टाइप है। ठीक है, जो कंप्यूटर वैज्ञानिक होते हैं वो भविष्यवाणी करने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, आने वाले टाइम में किस तरह के रुझान रहेंगे, जैसे कहा जाता है ना कि सेंसेक्स को देखकर ये रुझान लगाया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें करने में मदद करता है। यहाँ पे क्या होता है, एक तंत्रिका नेटवर्क जो है इनपुट और आउटपुट के आधार पर पहले सीखता है, फिर स्वयं में जो है परिवर्तन लेके आता है। पहले आप इसको सिखाते हैं और फिर ये वैसे खुद करने लगता है। जैसे चेहरे की पहचान, बेसिकली इसको क्या है, कुछ फोटोज़ दिखाई गई और फिर बताया गया कि भाई ये फ़ोटोज़ किन की है, यानी कि इनपुट भी दे दिया गया और आउटपुट भी दे दिया गया। लेकिन बाद में इसने चेहरे को खुद से पहचान करने की कैपेबिलिटी जो है जनरेट कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहला जो मेन ग्रुप होता है ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें मशीनों को ऐसा काम कराया जाता है जैसा काम ह्यूमंस करते हैं। इसका एक सब टाइप आता है मशीन लर्निंग। इसमें कंप्यूटर्स को जो है एल्गोरिथम्स के द्वारा सिखाया जाता है और इसके लिए इनको बेसिकली प्रोग्राम नहीं किया जाता, बिना प्रोग्रामिंग के ही मशीन्स सीखें। ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग तो होती है बट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड नहीं किया जाता। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में एक्सप्लिसिटली जो है प्रोग्राम किया जाता है और ब्रेन जैसा मॉडल जो है इसके अंदर होता है। और फिर इन सबसे ज़्यादा अंडर आती है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है, डीप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है जो ऑटोमेटिकली एक हायरार्की बिल्ड कर लेता है, एक डाटा को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ये एक ही चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मानव के जैसा मशीनें काम करें ये वही है, बस उसके सब टाइप्स है कि किसमें कैसे क्या काम होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आपको इतना ही जानने की ज़रूरत भी है।
नेक्स्ट देखिए संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना, ये किसके बीच में हुई थी? देखिए ईरान के ऊपर कुछ सैंक्शंस जो है अमेरिका की तरफ लगाए गए थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका का कहना ये था कि वो अपने परमाणु जो कार्यक्रम है उसमें बहुत ज़्यादा हेर फेर कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से छुपा रहा है। उन सैंक्शन से बचने के लिए अमेरिका और ईरान के अंदर एक समझौता हुआ, जिसमें ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की जांच करने के लिए अलाउ किया इंटरनेशनल एजेंसी को, और बदले में अमेरिका ने वो सैंक्शंस हटा दिए। ये जो है बराक ओबामा के टाइम में हुआ। लेकिन फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप आ गए, उन्होंने इस समझौते को बेकार और एक तरफा कहते हुए जो है कैंसिल कर दिया। लेकिन ये समझौता सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है, बल्कि ये P5+1 कंट्रीज़ के बीच में है। मैं उनके नाम आपको बताऊंगी। वो कंट्रीज जो थी इस समझौते को कैंसिल करने से खुश नहीं थी। ईरान ने भी जो है रिएक्शनरी जो है एक तरीके से अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया। अब जो है फिर से इस समझौते को बहाल करने पर बातचीत चल रही थी और अमेरिका फिर से मान गया है कि कुछ सैंक्शंस को वो हटा देगा। यही जो है इस न्यूज़ में पूरा का पूरा बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ईरान और P5+1 यानी कि चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और 1 यानी कि यूरोपीय संघ के बीच में 2013-15 के दौरान चली एक लंबी बातचीत का परिणाम था। ठीक है, अब ईरान पे लगे आर्थिक प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाने के बदले एक निरीक्षण प्रणाली जो कि उनके परमाणु संवर्धन कार्यक्रम का निरीक्षण करेगी, इसके लिए बनाया गया था। ये जो सैंक्शंस हटाए गए हैं इनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए इससे क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ईरान में हमारी बहुत सारी कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे चाबार बंदरगाह, इस पर हम काम कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बंदर अब्बास बंदरगाह है इस पर काम कर पाएंगे। फिर जो एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो है कॉरिडोर है इस पर भी काम हो पाएगा और एक कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो हम एनर्जी का, पेट्रोलियम का वहाँ से इंपोर्ट करते हैं उसमें भी हमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मलयालम का एक चैनल था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय का कहना है कि गृह मंत्रालय की ओर से ऐसे निर्देश आए थे, इसीलिए समाचार चैनल का लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, और जो गृह मंत्रालय है उनका ये कहना है कि इंटेलिजेंस की तरफ से हमें कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे कि वो राष्ट्र हित की तरफ से जो है प्रतिकूल काम कर रहा था। देखिए 2021 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास इंटरनेट को छोड़ के बाकी सभी क्षेत्र, चाहे वो टीवी हो, समाचार पत्र हो, मैगजीन्स हो, सिनेमा घर हो, टीवी पर दिखाए जाने वाले फिल्म हो, रेडियो से रिलेटेड जानकारी हो, सबको रेगुलेट करने की पावर थी। लेकिन फिर इंटरनेट का तो दौर आ गया है, इसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है, तो कुछ नए नियम आए। कौन से? सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021। इन पे इंटरनेट से जुड़ी सामग्री को, विशेषकर जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, और साथ में जो डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको रेगुलेट करने की पावर भी जो है इसी को दे दी गई। इसके अलावा ये फिल्म्स का जो है प्रमाणन करता है। इसके अलावा जो है ये सीरियल्स वगैरह की कंप्लेन यहाँ पे की जाती है। एक संस्थागत तंत्र देता है जहाँ पे कोई भी दर्शक जाके अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करा सकता है। ठीक है, देखिए अब ये समाचार जो चैनल हैं या किसी भी प्रकार की डिजिटल या फिर टीवी वगैरह पे कोई सामग्री है उस पर रोक लगा सकता है। उसका आधार क्या है? क्योंकि संविधान तो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। तो देखिए उसी आज़ादी के तहत युक्त निर्बंधन भी लगाए गए हैं 1901 में। वहाँ ये कहा गया है अगर राज्य की सुरक्षा का कोई मामला हो, विदेशी राज्यों से फ्रेंडली रिलेशन को लेके कोई मामला हो, सार्वजनिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने से रिलेटेड, शिष्टता या नैतिकता आदि को लेके कोई मामला हो, तो आप उस पर रोक जो है लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। देखिए संप्रभु ग्रीन बॉन्ड यानी कि
सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की घोषणा जो है केंद्रीय बजट में की गई है। बजट में क्या कहा गया है कि भाई हम ग्रीन बॉन्ड्स को लॉन्च करेंगे, इन बॉन्ड के बदले जो पैसा आएगा उनको पर्यावरण मित्र योजनाओं में लगाएंगे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गई है ना, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये लगाएंगे। इससे क्या होगा, कार्बन इंटेंसिटी जो है कम होगी। ठीक है, देखिए ग्रीन बॉन्ड होते क्या हैं ये समझिए। ग्रीन बॉन्ड विभिन्न कंपनी, देश या फिर बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को फंड करने के लिए जारी किए जाते हैं। भाई मार्केट में आप जाते हो और आप कहते हो कि मैं क्लीन ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए फंडिंग चाहिए, तो आप इसके लिए ग्रीन बॉन्ड जो है निकाल देंगे, जो भी पैसा उससे आएगा उसको आप उसमें लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट आ जाइए, पर्वतमाला योजना जो है हाल ही में आई है। देखिए इसके तहत रोपवे का निर्माण किया जाएगा। देखिए पर्वतों पर सड़कें बनाना वो भी एक सीधी रेखा में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि काफ़ी घुमाव, उतार चढ़ाव, गड्ढे, ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ पे होती है। तो इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से जो माउंटेन रीजन होता है वहाँ पर भी आप ट्रांसपोर्टेशन को, कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते हैं। इसी के लिए पर्वत योजना लाई गई है। ठीक है, इससे क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इससे राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना को पब्लिक प्राइवेट मोड के तहत जो है क्रियान्वित किया जाएगा। इससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ में सुविधा भी होगी वहाँ के लोगों को, और ये सुधार करने से संबंधित है। ठीक है, वो भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्र जहाँ पर नॉर्मल परिवहन प्रणाली बनाना संभव नहीं है, वो भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में आ सकता है कि केवल पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ये योजना लाई गई है, तो ऐसा नहीं है। भीड़ भाड़ वाला जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर भी इसको लाया जा सकता है। ठीक है, अभी ये कहाँ पे लागू हुई है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर शुरू की जा रही है। इसके लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉकलैंड द्वीप संबंधी विवाद। देखिए फॉकलैंड पर अर्जेंटीना के दावे को चाइना ने सपोर्ट किया है और इसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपत्ति उठाई है, खासकर यूके ने। समझते हैं, देखिए इन्होंने, चीन और अर्जेंटीना ने एक संयुक्त बयान दिया और इन्होंने कहा कि जो फॉकलैंड का यानी कि मालविनास का द्वीप है उस पर पूर्ण संप्रभुता किसकी है, अर्जेंटीना की है। ये देखिए वेस्ट फॉकलैंड और ईस्ट फॉकलैंड यानी कि दो के बीच में ये डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पे आपका फॉकलैंड साउंड आ जाता है, ये साउथ अटलांटिक ओशियन में पड़ता है और ये आपका स्कोटिया सी है। तो ये थोड़ा सा मैप इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, वापस आते हैं। देखिए फॉकलैंड द्वीप समूह को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो मालविनास द्वीप से या फिर स्पेनिश इल्नास मालविनास के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का एक आंतरिक स्वशासी समुद्र पारीय क्षेत्र है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है इसको इंटरनली अपने शासन से शासित करता है। इसीलिए जब अर्जेंटीना के दावे को चाइना ने मान्यता दी तो इन्होंने आपत्ति जताई है। मैपिंग के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने बताया है ईस्ट फॉकलैंड और वेस्ट फॉकलैंड में डिवाइड है और कम से कम 200 आइलैंड इसके अंदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अरावली जैव विविधता पार्क। ये क्यों न्यूज़ में है, हाल ही में इसको IUCN के द्वारा जो वैश्विक आर्द्रता दिवस होता है उसके तहत एक टैग दिया गया है। वो टैग क्या है, अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय स्थल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो जो आपके अदर इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजर्स हैं, ये टैग इसको दिया गया है। देखिए ये जो टैग है ये बेसिकली किसी कन्वेंशन के तहत यानी कि किसी अभय के अभी समय के तहत संरक्षित नहीं होते, लेकिन ऐसे एरिया जैव विविधता में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं भरे पूरे होते हैं। ठीक है, तो जो ये OCM क्षेत्रों को वर्ष 2018 में आयोजित हुआ था जैव विविधता सम्मेलन, तब से परिभाषित जो है किया गया था और इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये टैग जो है मिलता है। इसमें होता क्या है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं
उनके बाहर यानी कि देखिए नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, ये क्या है आपके प्रोटेक्टेड एरियाज है या वेटलैंड है। इन सबसे अलग भी अगर कोई जैव विविधता से भरा पूरा क्षेत्र है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन सीटू यानी कि वहीं पे, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये टैग जो है दिया जाता है। एक नाम दे देते हैं कि भाई ये प्रोटेक्टेड एरिया में तो नहीं आता, लेकिन यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो इसको इस टैग के अंदर जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जो अरावली जैव विविधता पार्क है, अगर इसके बारे में समझे तो यहाँ पे अर्ध शुष्क वनस्पति जो है मिलती है और ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और साथ में इसको दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहाँ का ग्रीन लंग्स यानी कि आप कह सकते हैं हरित फेफड़ों का टैग भी दिया गया है। नेक्स्ट आ जाइए ऑपरेशन आहट। तो जो आपकी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसके द्वारा ये ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है बच्चों और महिलाओं की तस्करी को रोकने के लिए। देखिए जब लंबी ट्रेन यात्राएं होती हैं तो उन लंबी ट्रेन यात्राओं में विशेष फोर्सेस को तैनात किया जाएगा और महिलाओं और बच्चों की तस्करी को लेकर विशेष उपाय जो है इसके तहत किए जाएंगे। तो ऑपरेशन आहट ये किस चीज़ से बिलोंग करता है इतना आपको बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति हुई है। इनका नाम है शांति श्री धुलीपुड़ी। ठीक है, इससे पहले ये वर्तमान में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय की कुलपति रही हैं। अब इनको जो है यहाँ 5 साल के लिए लाया गया है। नेक्स्ट आ जाइए कंवल टाइगर रिजर्व, ये क्यों न्यूज़ में है। यहाँ पे देखिए एक बर्ड वॉक जो फेस्टिवल है या आप कह सकते हैं कि बर्ड वॉक नाम का एक इनिशिएटिव है, पहला है अपने आप में, उसको जो है आयोजित किया गया है। कब? 12 से 13 फरवरी में ये होगा। ठीक है, ये उत्तरी तेलंगाना क्षेत्र का सबसे पुराना एक अभ्यारण्य है। गोदावरी नदी और जो कदम नदी है उसका जो कैचमेंट एरिया है ये वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पर देखिए सागौन के सबसे समृद्ध जंगल जो है मिलते हैं। तो ये दोनों ही फैक्ट आपको अपने प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आ जाइए साउथ कोल ग्लेशियर, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी है। देखिए पिछले 25 वर्षों में जो साउथ कोल ग्लेशियर है इसमें करीब 54 मीटर से अधिक मोटाई जो है कम हो चुकी है। क्यों ये मोटाई कम? मतलब उतनी बर्फ एक्यूमुलेट नहीं हो पा रही जितनी बर्फ पिघल जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं काम कर रहा है। वैज्ञानिक जो कहते हैं वो सच बात है। अगर हम कोल ग्लेशियर को देखें तो देखिए ये कोल ग्लेशियर पड़ता है, ये इसका पूरा का पूरा साउथ कोल, ठीक है, साउथ समिट, माउंट एवरेस्ट, नॉर्थ कोल, ठीक है, ये सब पूरा का पूरा दिखाया गया है। वापस आइए, इतिहास में पहली बार हिम निर्माण की तुलना में यानी कि इतना जो आइस है वो एक्यूमुलेशन नहीं हो पा रही है, उसकी तुलना में 80 गुना ज़्यादा हिम का पिघलन हो रहा है यानी कि मेल्ट बहुत जल्दी से हो रहा है। ठीक है, अगर इस साउथ कोल ग्लेशियर की बात करें तो माउंट एवरेस्ट और लोहोत्से के बीच में एक तीव्र किनारों वाला कोल है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से करीब 7,906 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, पिक्चर आपने इसकी देख ही ली है। तो यहाँ पे जो है हमारी वीडियो समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और जहाँ पर भी मैं आपको कहती हूँ कि आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ऐसे पूछा जा सकता है, उन फैक्ट्स पे विशेष ध्यान दिया कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें बेहद खुशी होगी। मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।